वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें डिस्कस हो गई थी ना, काम की चीज़ों से ज़्यादा फालतू की चीज़ें डिस्कस हो गई थी उसमें, दैट्स व्हाई लाइव नहीं किया। तो उसका रिवीजन कर लेंगे। चलिए, तो आई फ्रेम से दोबारा देखेंगे हम लोग। रिकॉर्डिंग ऑन है अपना, ऑडियो पैरामीटर ओके। आई फ्रेम्स का बेनिफिट क्या है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पेज के अंदर कोई डिफरेंट वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम। यानी कि वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज ओपन करना हो अगर हमें, वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। सो एन HTML iframe is used to display a web page within a web page. So the HTML iframe tag or element specifies an inline frame. An inline frame is used to embed another document within the current HTML document. Syntax structure क्या रहेगा? आपने iframe element को इंट्रोड्यूस करना है, सोर्स एट्रीब्यूट आप यहाँ डिफाइन करेंगे और टाइटल एट्रीब्यूट। तो ये दो चीज़ें इसके लिए मैंडेटरी हैं। बाकी हम लोग और क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हाइट और विड्थ को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सो टिप क्या है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अ टाइटल एट्रीब्यूट टू दी फॉर द आई फ्रेम। ठीक है, तो स्क्रीन रीडर यानी कि जो लिसनिंग एक्सपीरियंस में जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा यहाँ पर, दिस इज यूज्ड बाय स्क्रीन रीडर्स टू रीड आउट व्हाट द कंटेंट ऑफ द आई फ्रेम इज। तो जो भी आपने यहाँ लिखा होगा लाइक जैसे गूगल मैप या यूट्यूब वीडियो व्हाटएवर, तो वो रीड आउट किया जाएगा। आई फ्रेम के अंदर सेट विड्थ एंड हाइट, use the height and width attribute to specify the size of the iframe. The height and width are specified in pixels by default. So you can use width or height attribute, or you can use style attribute equal to width and height via CSS. तो चलिए आउटपुट देखेंगे हम लोग इसका। तो हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है demo_iframe.html, और अगर हम इस फाइल को यहाँ ओपन कर लें तो ये हमारा एक पेज है जो हमने बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। इस तरह से HTML है, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर और हमने H1 एलिमेंट में अपना एक मैसेज लिखा हुआ है। अब ये पेज हमें आई फ्रेम के अंदर ओपन करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आई फ्रेम सोर्स में हमने इस वेब पेज का नेम डाला, और जब आप इसको यहाँ रन करेंगे तो देखिए वो एक्सटर्नल पेज मेरे एक पेज के अंदर आपको एम्बेड होके दिखाई देगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगा। तो जब आप कोई आई फ्रेम बनाओगे तो आपको इस तरह से डेप्थ दिखाई देगा, बॉर्डर। इसको कैसे डील करोगे, तो यहाँ पर उससे पहले आप देखें, और यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द CSS विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज लाइक दिस। तो ऐसे भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसको। आई फ्रेम रिमूव द बॉर्डर। बाय डिफॉल्ट एन आई फ्रेम हैज अ बॉर्डर अराउंड इट। टू रिमूव द बॉर्डर ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टाइल में बॉर्डर नन। अब ये बिल्कुल फ्लैटन दिखाई देगा आपको, जैसे आपने इस पेज में डिव एलिमेंट बनाया, बैकग्राउंड कलर और उसके अंदर हेडिंग हमने कॉल किया हुआ। अभी आप इसको अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये एक एक्सटर्नल फाइल है जो हम लोग इस पेज में देख रहे हैं।
विद CSS यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द आई फ्रेम बॉर्डर। आप अपने बॉर्डर को एक डिफरेंट कलर वगैरह देना चाहते हो, डाल सकते हो। आई फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक, तो जैसे हमने एक लिंक के साथ टारगेट पढ़ा था कि जब हम लोग टैप करते हैं लिंक पर तो एक अलग टैब में ओपन होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, टारगेट में इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ऐसे ही आप आई फ्रेम को भी टारगेट बना सकते हो। An iframe can be used as the target frame for a link. The target attribute of the link must refer to the name attribute of the iframe. So हमने यहाँ पे लिखा है name इक्वल हमने लिखा है इसका iframe अंडरस्कोर a। मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम मेंशन किया है, लिखा है टारगेट iframe अंडरस्कोर a। जब आप यहाँ पर टैप करोगे तो देखिए एक लाइव वेबसाइट मैं इस एरिया के अंदर विजिट कर पाऊंगा। ज्वाइन करना चाह रही है, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप आई फ्रेम के अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो प्रीवियस जो हम लोगों ने क्लास डिस्कस किया था तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने मैप ऐड करना सीखा था, वीडियो कॉल करना सीखा था, तो ये आई फ्रेम के थ्रू ही पॉसिबल होता है। चलिए सभी लोग, नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेज मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल, ये एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है हमारे सामने। अभी आप नोटिस करेंगे जैसे ही पेज लोड होगा यहाँ पर आपका स्लाइडर एक्टिव हो जाएगा, आपके ड्रॉप डाउन फंक्शन करेंगे। बट क्या हो कि अगर हम लोग इस पेज का जावास्क्रिप्ट डिसेबल करें तो आप यहाँ जाके सर्च सेटिंग में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट और ये आपको सेटिंग में ले आएगा। सेटिंग में आने के बाद अपने जावास्क्रिप्ट को आगे क्या करना है, डिसेबल करने के बाद आप पेज को एक बार रीलोड कीजिए और आप क्या नोटिस करते हो, कोई स्लाइडर अभी हमने डिसेबल किया, डू नॉट अलाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट। अलग से ट्राई करो, सेटिंग, जावास्क्रिप्ट, तो ये देखो अलाउड में डला हुआ है। पहले इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमने इसको डिसेबल कर दिया। अब आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को एक बार रीलोड करिए। अब आप क्या नोटिस करोगे, देखो कोई भी डेटा नहीं आ रहा ना, नीचे आपका कोई स्लाइडर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि JS को हमने डिसेबल कर दिया। एक जावास्क्रिप्ट ही आपकी वेबसाइट को डायनामिक बनाती है। जितने भी आप एनिमेशन, इफेक्ट्स, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो सब जावास्क्रिप्ट से आता है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। एक हमारे पास बटन है जिसका टाइप है बटन और बटन एलिमेंट है और टाइप हमने रखा है बटन। ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी आईडी को अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इस पेज में आइए, प्रेस कीजिएगा Ctrl+U, तो हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसका आईडी क्या है, डेमो। हमने क्या बोला है, ऑन क्लिक जब बटन को ट्रिगर किया जाएगा तो करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होगा, लेकिन कहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, इनर HTML, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट से डेट एंड टाइम कॉल करो। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट बंद है, इसको ऑन कर देंगे हम लोग यहाँ से, सेटिंग्स, अब काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखो आज की डेट और टाइम, जैसे आप देखोगे 12:22 हो रहे हैं कंप्यूटर में, आपको टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। दी HTML स्क्रिप्ट टैग, या तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल इनलाइन की तरह लिख सकते हैं, जैसे आप लोग वो लिखते हो क्या, CSS स्टाइल इक्वल टू, इन द सेम वे आप जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हो। बट सिंगल लाइन होगा तो ठीक है, बट अगर आपको मल्टी लाइन कोई लॉजिक लिखना है उस केस में आपको स्क्रिप्ट एलिमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, जिससे हम लोग वहाँ पर स्टाइल का यूज़ करते हैं। HTML script tag is used to define a client side script
which is JavaScript. The script element either contains script statement or it points to an external script file through the src attribute. अब जैसे CSS में क्या होता है ना कि हम लिखते हैं इंटरनल स्टाइल के थ्रू, लेकिन अगर मैंने कोई एक्सटर्नल CSS लिखा है तो उसको हम लोग कैसे कॉल कराते हैं, लिंक href. बट जावास्क्रिप्ट इंटरनल अगर आप लिख रहे हैं तो भी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, और अगर एक्सटर्नल लेके आ रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग में सोर्स एट्रीब्यूट डाल के आप फाइल का पाथ डाल दोगे. कॉमन यूजेस ऑफ फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन एंड डायनामिक चेंजेस ऑफ कंटेंट. To select an HTML element, JavaScript most often uses the document.getElementById method. This JavaScript example writes hello JavaScript into an HTML element with ID demo. So यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट एलिमेंट है document.getElementById और हमने अपना मैटर लिखा है. अब यहाँ ये प्रेस करेंगे Ctrl+U, पैराग्राफ आईडी क्या है डेमो, और हमने इस पैराग्राफ में डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं रखा हुआ है. जैसे आप बटन ट्रिगर करोगे तो क्या होगा, ये मैटर आपका उसमें कॉल हो जाएगा. बट यहाँ पर हमने कोई बटन का यूज़ नहीं किया है, तो क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली इस पैराग्राफ में आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा. तो यहाँ ये Ctrl+U करेंगे तो देखो ये ब्लैंक है. बट अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखोगे डायनामिकली आईडी डेमो के अंदर डेटा आपका कॉल हो रहा है ना. इसको हम लोग बोलते हैं डोम मैनिपुलेशन, यानी कि जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकती है. अगर डेटा है तो रिमूव भी कर सकती है, और अगर नहीं है तो ऐड भी कर सकती है. आप CSS मैनिपुलेशन भी जावास्क्रिप्ट से करा सकते हो. तो जावास्क्रिप्ट कुछ भी कर सकता है पेज के अंदर चेंजेस. अ टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू. सो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज कंटेंट, जो कि हमने ऑलरेडी आपको करके दिखाया है. जावास्क्रिप्ट कैन चेंज स्टाइल्स. आप किसी भी एलिमेंट का, जैसे हमारे पास डेमो एलिमेंट है, हम उसका फॉन्ट साइज़ जो डिफ़ॉल्ट 16 होता है 25 कर दिया है. कलर जो डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैक होता है हमने उसको रेड किया है. बैकग्राउंड कलर जो डिफ़ॉल्ट आपका वाइट होता है हमने उसको येलो से रिप्लेस किया. ये देखो, तो CSS को भी आप चेंज करा सकते हो. तो स्टाइल क्या होता है, एट्रीब्यूट है ना, जो हम लोग इनलाइन के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एट्रीब्यूट्स. इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे ये इमेज है, इस इमेज का एट्रीब्यूट है src. src में हमारा इमेज का फाइल नेम क्या लिखा है, ऑफ, क्या लिखा है, images/off.jpg. अगर यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ src लिखा हुआ है. अब मैंने लाइट ऑन किया तो क्या हुआ, सोर्स ऑफ से किस में चला गया, ऑन लिखा रहा है ना, देखो ध्यान से. और वापस से अगर आप ऑफ पर क्लिक कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा. तो लाइट ऑन ऑफ नहीं हो रही है, वो सोर्स को मैनिपुलेट कर रहा है कि भाई जो अगर ऑफ का इमेज है तो ऑन कर दो, ऑन का इमेज है तो ऑफ कर दो. तो ये कैसे हुआ, इसके लिए हमने यहाँ पर लॉजिक सेट किया है. पीछे दो बटन से हमारे पास, लाइट के नाम से हमने फंक्शन को कॉल किया है, SW मतलब स्विच, ठीक है. एक वेरिएबल हमने बनाया पिक के नाम से, ठीक है. वेरिएबल मैथमेटिक्स आप पढ़ के आए तो आपको पता है वेरिएबल्स क्या हैं. किसी भी चीज़ को आपने किसी के अगेंस्ट अगर टाइप करना हो तो उसके लिए बेस्ट नहीं, बता कोई भी प्रपोज नेम, लेट्स से x = y = उस तरह से. तो यहाँ पर हमारा इमेज का आईडी क्या है, माई इमेज. हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसके अंदर इफ़ SW यानी कि स्विच 2 = 0 है तो यानी कि ऑफ करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, ऑन करना है. तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच की वैल्यू क्या है, ऑफ. तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन. और जब ऑन होगा तो ऑफ वाला बटन आपका वर्क कर जाएगा उसमें. तो हमने देखो यहाँ पर लास्ट में जाके अपना आईडी पास कर दिया, document.getElementById माई इमेज. किस में चेंज करेगा, पिक को, ये करेगा .src. पिक के अगेंस्ट क्या रखा हुआ है, इमेज का URL, ठीक है. तो ये ऑफ से ऑन, ऑन से ऑफ, इस तरह से रिप्लेस होता है. नेक्स्ट, दी HTML नो स्क्रिप्ट टैग. अभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल किया था तो आउटपुट आना बंद हो गया. बट वहाँ पर फ्लिपकार्ट ने ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं डाला कि आपका ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर आपका जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है. तो हम नो स्क्रिप्ट की हेल्प से यही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. दी HTML नो स्क्रिप्ट टैग डिफाइंस एन ऑल्टरनेट कंटेंट टू
be displayed to users that have disabled script in their browser or have a browser that doesn't support scripts. अगर स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है तब तो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट, अदरवाइज अगर डिसेबल्ड होगा तो लिखा आएगा सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। अभी क्या लिखा रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट, हम डिसेबल कर लेते हैं। क्लिक ऑन सेटिंग्स, अगेन स्विच टू जावास्क्रिप्ट, क्लिक हेयर, डिसेबल्ड एंड रीलोड योर पेज। अब क्या मैसेज है, सॉरी योर ब्राउज़र डजंट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप इस पार्ट को मैनेज करोगे। वापस से एक्टिव, तो आपका स्क्रिप्ट फंक्शनल हो जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का जैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जावास्क्रिप्ट अभी आपका CSS के बाद आपको सीखने के लिए मिलेगा डिटेल में। नेक्स्ट आता है फाइल पाथ। फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। तो जैसे कि फाइल के पाथ किस किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने IMG SRC में डायरेक्ट इमेज का नेम लिख दिया, तो ये कब फंक्शनल होगा, जहाँ पर HTML फाइल है आपने इमेज को बिना किसी फोल्डर के रखा हुआ है, ठीक है। तो द picture.jpg फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज। हम जो यूज़ कर रहे हैं या जो मैंने आपको प्रैक्टिस सिखाया उसमें मैंने क्या बोला है, एक इमेज का फोल्डर बनाओ और उसके अंदर स्टोर करो। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। So the picture.jpg file is located in the images folder in the current folder. Next है /images/picture। ध्यान रखना ये ऑफलाइन नहीं चलेगा, ये कहाँ चलता है, ऑनलाइन। The picture.jpg file is located in the images folder at the root of the current web। यानी कि लाइव होगा तो ये फंक्शनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यानी कि ऑनलाइन। नेक्स्ट $/picture। अगर हमने इस तरह से लिखा है द picture.jpg फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर 1 लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। यानी कि डबल डॉट हम लोग कब लगाते हैं कि हम जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उस फोल्डर से बाहर है हमारी इमेज, तब आपको डबल डॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये आपका जैसे एक फोल्डर है, मैं बाहर आता हूँ और मैं यहाँ आके इस इमेज को इस फोल्डर के बाहर रख दूंगा निकाल के, तब ये इमेज आपका वर्क कर जाएगा जो भी हमने एसोसिएट किया होगा। तो अभी दिखाते हैं आपको इसका डेमो। HTML फाइल पाथ। अ फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन द वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। फाइल पाथ्स आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल्स लाइक वेब पेजेस, इमेजेस, स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट। एब्सोल्यूट फाइल पाथ। एन एब्सोल्यूट फाइल पाथ इज द फुल URL टू अ फाइल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इमेज को अपने फोल्डर में रखकर भी कॉल कर सकते हैं या फिर लाइव कोई URL हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ा, अपने फोल्डर में स्टोर नहीं करना पड़ा। डिसएडवांटेज, अगर वो लाइव लिंक आपने अपने प्रोजेक्ट में अगर इंटीग्रेट किया है और अगर उस पर आपका राइट नहीं है तो वायलेशन के इश्यूज हो सकते हैं, कॉपीराइट वगैरह के। दूसरा, नहीं पता वो X पर्सन कब अपने सर्वर से इमेज को हटा दे तो आपकी भी इमेज चली जाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यानी कि ऐसा सोर्स जिसमें आपका HTTP से लेके इमेज का नेम तक सब कुछ लिखा हो, इस तरह के URL को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट। और अगर ये इमेज हम लोग अपने पास रखेंगे तो सीधे इस तरह से रखी जाएगी, ये पार्ट नहीं होगा उसके अंदर। तो रन एग्जांपल करेंगे। यहाँ पर आपका देखो एक फ़ोन की इमेज इस तरह से ओपन होगी और ये फ़ोन की इमेज एक वेबसाइट से आ रही है, फ्लिपकार्ट। रिलेटिव फाइल्स पाथ। A relative file path points to a file relative to the current page. In the following example, the file path point to a file in the images folder located at the root of the current web. तो आप इस तरह से रखोगे। अब ध्यान रखना कि अगर हमने स्लैश इमेज का आगे लगाया है तो ये ऑफलाइन नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन ही काम करेगा, यहाँ नहीं चलेगा। So in the following example, the file path points to a file in the images folder located in the current folder. तो देखो इस बार हमने इसके आगे स्लैश का यूज़ नहीं किया है, देखो इमेज ओपन होगा। अब इस इमेज का जो नेम है वह है picture.jpg। तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे picture.jpg और मैं
इस फोल्डर के बाहर इस इमेज को रख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अंदर आएंगे, क्लोज करेंगे इसको। अब की बार हम क्या लिख रहे हैं, $/images/picture। तो यानी कि आप जिस भी फोल्डर में उससे बाहर जाइए और बाहर जाके इमेजेस का फोल्डर ढूंढो और वहाँ से पिक्चर को कनेक्ट करो। अभी हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो इमेज डिस्प्ले हो रहा है आपको इसके अंदर। Ctrl+U प्रेस करिए, यहाँ पर क्या लिखा है अभी, इमेजेस। अब मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इस फाइल को हम लोग करेंगे कॉपी, नोटपैड, यहाँ पर Ctrl+O और पेस्ट, लिखेंगे $/, ठीक है। इमेज अभी नहीं खुलेगी क्योंकि हमने जो बाहर इमेज रखा है वो इमेजेस के फोल्डर में नहीं है, वो डायरेक्ट है। बट हम ट्राई करके देखेंगे। एरर आ गया। अब क्या करना है, मैं अगर यहाँ से ये हटा दूँ, सिर्फ इतना रखो, अब ट्राई करके देखो, आ गया इमेज। क्योंकि हमने HTML5 फोल्डर के बाहर इमेज को डायरेक्ट रखा था। अगर वो इमेजेस फोल्डर में होता तब वो काम कर जाता। तो डबल डॉट का मतलब समझ में आया, जिस फोल्डर में आप हैं उसके बाहर। वापस ओरिजिनल जैसा कर देते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज रिलेटिव फाइल पाथ इफ पॉसिबल। यानी कि या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। When using relative file path, your web page will not be bound to your URL, current base URL. All links will work on your computer or local host, as well as on your current public domain and your future public domain. खुशी ने भी ज्वाइन किया है, खुशी मनु, अच्छा हाँ ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं। हेड सेक्शन की बात करेंगे। हेड सेक्शन, जब हम लोग अपना HTML लिखते हैं उसके बाद में हेड को इंट्रोड्यूस करते हैं। The HTML head element is a container for the following elements: title, style, meta, link, script and base। ये सारी चीज़ें हम कहाँ कॉल करते हैं, हेड में। अभी के लिए फ़िलहाल आप हेड में टाइटल का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। CSS यूज़ करेंगे इंटरनल तो क्या आएगा, स्टाइल। अगर आप पेज के लिए डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर रहे हैं, कीवर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, तब आप मेटा का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका CSS एक्सटर्नल है तब क्या लिखेंगे आप, लिंक। जावास्क्रिप्ट लगा रहे हैं तब आप क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट। इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। सो द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा, डेटा अबाउट डेटा, एंड इज प्लेस्ड between the HTML and the body tag. The HTML metadata is data about the HTML document. Metadata is not displayed in the body section, ठीक है, बट ये वर्क करेगा आपका सर्च एल्गोरिथम के लिए। Metadata typically defines the document title, character set, style, scripts and other meta information. So meta information जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ समझेंगे arena.pb.hyperphp.com एग्जाम्पल के थ्रू। प्रेस करेंगे Ctrl+U तो आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, सब मेटा लिखा है ना। अब मेटा में हमने क्या लिखा है, जैसे गूगल साइट वेरिफिकेशन, हमने गूगल में अपने प्रोजेक्ट को वेरीफाई कराया हुआ है। हमने टाइटल डिफाइन किया, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, अरीना एनिमेशन पायनियर इन द ग्लोबल मीडिया एंटरटेनमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्री। इसके बाद हमने कीवर्ड डाले हुए इसके अंदर। कोई अगर एनिमेशन VFX गेमिंग पर सर्च करेगा तो मेरा पेज दिखना चाहिए वहाँ पर। रोबोट्स को मैंने इंडेक्स फॉलो। अब ये जो भी हम लोग देख रहे हैं सब क्या है, ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं चीज़ें। अभी आपके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो आपको ध्यान रखना है वो मेटा में कैरेक्टर सेट डिफाइन करना है। तो आप यहाँ देखोगे थ्योरी में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो जब हम लोग नोटपैड में कोई फाइल सेव करते हैं तो लिखा था ना UTF-8, वो आपको डिफाइन करना है। अब UTF-8 भी डिटेल में क्या होता है, अभी बहुत जल्दी उसका भी टॉपिक आ जाएगा, समझ जाओगे। So HTML title element
defines the title of the document. The title must be text only and it is shown in the browser's title bar or in the pages tab. The title element is required in HTML documents. The content of a page title is very important for search engine optimization यानी कि SEO. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. The title element defines a title in the browser, provides a title for the page when it is added to favorite, displays a title for the page in search engine results. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. So जैसे मैंने भी आपको दिखाया था बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो एक मीनिंगफुल टाइटल है. सो अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट जो होता है आपका वो कुछ इस तरह से होता है जो प्रॉपर आपका होना चाहिए. डॉक टाइप HTML जिसमें आपको लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, जिसमें आप अगर हिंदी में बना रहे तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, यूएस है तो इंग्लिश डैश यूएस, अगर यूके की है स्पेसिफिक तो इंग्लिश डैश यूके, इस तरह से आपको डालना पड़ता है. सो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि आज तक एक हिंदी वेबसाइट है, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+U, तो यहाँ पर लैंग्वेज इक्वल टू क्या लिखा है, HI मीन्स हिंदी. इसी तरह से अगर कोई और साइट होगा तो आपको उसमें डिफरेंट मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है मेटा. कैरेक्टर सेट क्या है, UTF-8, ये आपको लिखना है. और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, व्यू पोर्ट. व्यू पोर्ट अगर आपके पेज में नहीं होगा तो आपका पेज मीडिया क्वेरी को सपोर्ट नहीं करता है. ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिव की जब बात आती है तो ये अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो आपका ये पेज एकदम ओके है, परफेक्ट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है, जब बस ध्यान रखना है कि आपने टाइटल मीनिंगफुल डिफाइन करना है जो आपकी उस पर्टिकुलर पेज के बारे में हो, ना कि वेबसाइट के बारे में हो. द HTML स्टाइल एलिमेंट is used to define style information for a single HTML page. तो स्टाइल हम लोग इस तरह से लिखते हैं. इसके अंदर जैसे बॉडी का कलर, हेडिंग का कलर, पैराग्राफ का कलर में डिफरेंट रखना है. आप रन करेंगे, देखिए ये सभी चीज़ आपकी वर्क कर रही है. एक्सटर्नल CSS को कॉल करना चाह रहे हैं. द HTML लिंक एलिमेंट. द स्टाइल एलिमेंट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्स. द स्टाइल एलिमेंट इज मोस्ट ऑफन यूज टू लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट. तो आप यहाँ जाके इसमें इस तरह से लिंक का इस्तेमाल करेंगे और स्टाइल को डिफाइन कर लेंगे. आपका देखिए ये कोड काम कर रहा है और ये स्टाइल कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल फाइल के अंदर. नेक्स्ट, मेटा एलिमेंट. द मेटा एलिमेंट इज टिपिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग. The metadata will not be displayed on the page, but it is used by browser how to display content and reload page by search engines, keywords and other web services. So defines the character set used. इसका काम ये होगा मेटा का. डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन, तो आप लिखेंगे मेटा नेम कीवर्ड. कंटेंट में आप एनिमेशन, VFX, गेमिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन. तो ये अगेन एग्जांपल है, आप अपने रिलेवेंट बिजनेस सर्विस को देखते हुए अपने कीवर्ड स्टोर करोगे. डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज. मेटा नेम डिस्क्रिप्शन. कंटेंट के अंदर आप जाके अपना एक फ्रेज लिख के आ सकते हो. क्या ध्यान रखना है, 160 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, अबव नहीं होना चाहिए. इसी तरह से जब आप टाइटल डिफाइन करते हैं तो टाइटल के अंदर भी हमें ध्यान रखना है 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डिफाइन द ऑथर ऑफ अ पेज, तो आप लिखेंगे मेटा नेम ऑथर. ऑथर का नेम आप यहाँ लिख सकते हैं. रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड, तो आप लिखेंगे HTTP इक्विवेलेंट में रिफ्रेश. कंटेंट 30, तो हर 30 सेकेंड में ये रिफ्रेश होगा पेज. और अगर आपको मिली सेकेंड में करना है तो आप लिख देंगे 1000, तो 1000 मतलब 1 सेकेंड. तो आप लिखेंगे 2000, तो 2 सेकेंड में काम करेगा. तो आप मिली सेकेंड भी डिफाइन कर सकते हैं. मेटा नेम व्यू पोर्ट. सेटिंग द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस. तो ये आपके मेजर मेटाज आ गए हैं इसके अंदर. इस तरह से कुछ आप इसको डिफाइन करते हैं. सेटिंग द व्यू पोर्ट. द व्यू पोर्ट इज द यूजर विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज. लिटिल वेरीज विद द डिवाइस. इट विल बी स्मॉलर ऑन अ मोबाइल फोन देन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. सो यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मेटा एलिमेंट इन ऑल योर वेब पेजेस.
आपने ये लाइन सभी पेज में रखना ही रखना है। दिस गिव्स द ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेजेस डायमेंशन एंड स्केलिंग. The width equal to device width part sets the width of the page to follow the screen width and of the device, which will vary depending on the device. The initial scale 1.0 part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. So here is an example of web page without the viewport meta tag and the same page with the viewport meta. So आप मेरे इसी पेज को देख रहे हैं जो हमने ये बनाया हुआ है पेज हेड एलिमेंट. तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, एक में हमें जूम आउट होकर बहुत छोटा मैटर दिखाई दे रहा है और एक में परफेक्ट मैटर दिखाई दे रहा है. तो ये मेटा का ही एग्जांपल है. तो आपने व्यू पोर्ट लगा देंगे तो आपका जो कंटेंट डेस्कटॉप पर जिस साइज़ में उसी साइज़ में मोबाइल में मिलेगा. नेक्स्ट आता है स्क्रिप्ट एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट. तो आप स्क्रिप्ट एलिमेंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और ये आपका वर्क करेगा. क्लिक करेंगे चेंज हो रहा है. नेक्स्ट आता है बेस एलिमेंट. बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस यूआरएल एंड or target for all relative URLs in a page. The base tag must have either an href of a target attribute presents or both. So there can only be one single base element in a document. So specify a default URL and a default target for all links on a page. तो हमने हेड में लिखा है बेस href और इस URL पर हमारा पेज जो है वो वर्क करेगा. तो जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो इसका कोई रिजल्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगा देखने के लिए जब तक कि आप इस URL से नहीं आओगे. ठीक है. तो अगर आपका URL ये होगा तो आपका वो काम करेगा. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसको VS कोड के थ्रू देख सकते हैं. यहाँ आएंगे, इस मैटर को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से. June 25th, आज डेट हो गई है 04/06/25. चलिए, तो VS कोड में आने के बाद हम यहाँ से अपना एक नया VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ से करेंगे ओपन फोल्डर D ड्राइव क्लास रिकॉर्डिंग MWF. इसके बाद जून मंथ के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हेड सेक्शन ओपन विद लाइव सर्वर. ठीक है. तो हमारा लाइव सर्वर का URL क्या है, ये. तो हमने इसको कॉपी किया, आज की डेट क्या है 4 जून. ठीक है. अब जो हमारी ये फाइल है यहाँ जाके अपना बेस URL अपडेट कर दो.
हमने क्या करा, हेड के अंदर बेस href में ये अपना URL डाल दिया। अब आप देखना क्या होगा, आ गया आउटपुट। तो बेस URL का मतलब ये होता है कि आपको बस एक बार ये बताना है कि जब तक ये बेस फुलफिल ना हो जाए तब तक मेरा पेज डिस्प्ले ना हो। जैसे हमने वो लिख दिया, आपका पेज आउटपुट में डिस्प्ले हो गया। ये देखिए, तभी देखो काम नहीं कर रहा है, लेकिन URL के आगे जैसे ही हम लोग ये लिख देंगे, अच्छा हमारा मेन URL भी वही होना चाहिए तभी काम करता है। ओपन विद लाइव सर्वर और इसमें ये देखिए, नॉर्मली अगर मैं सर्वर हटा दूंगा तब ये काम नहीं करेगा। तो ये ऑनलाइन के लिए होता है, ऑफलाइन के लिए इसका कोई काम नहीं है। ऑनलाइन क्योंकि आपका सर्वर पे ही आपका डेटा चलता है, तो वहाँ पर ये बिना इन सब चीज़ों के काम कर रहेगा। हेड हो गया, हेड के बाद आता है लेआउट। सो जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें कुछ सेमेंटिक्स हमारे ऐड ऑन हुए। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे HTML layout elements and technique, so website often display content in multiple columns like a magazine or a newspaper. So HTML layout elements, HTML has several semantic elements that define the different parts of a web page. सबसे टॉप में होता है हेडर, देन हेडर के बिलो आपको मिलेगा नैव, नैव के लेफ्ट और राइट में आपको सेक्शन और ए साइड मिलते हैं, और सबसे लास्ट में क्या आता है, फुटर, एक जनरल स्ट्रक्चर जो पेज का होता है। तो इस तरह से हमारे लिए कुछ HTML5 में नए टैग्स ऐड ऑन हुए, एलिमेंट्स डिज़ाइनिंग के लिए, जो स्ट्रक्चर के लिए जो बेसिकली यूज होते हैं। तो हेडर डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। nav element defines a set of navigation link, section element define a section in a document, यानी कि जो रो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। article element defines an independent self contained content, and aside element defines content aside from the content like a sidebar, maybe वो left हो सकता है या right हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। footer defines a footer for a document or a section। details element define additional details that the user can open and close on demand, and summary elements define a heading for the details element। So HTML layout techniques, there are 4 different techniques to create multi-column layout. Each technique has its pros and cons। तो फर्स्ट क्या है, CSS framework, second CSS float property, third CSS flexbox, and fourth is CSS grid। तो फ्लॉट फ्लैक्स ग्रिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। फ्लॉट में आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फ्लैक्स में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्रिड में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बट जो सबसे फास्ट डिज़ाइनिंग आपकी होती है वो फ्लैक्स और ग्रिड के अंदर होती है। अब ये फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क यानी कि जैसे एग्जांपल हमने नीचे ऑलरेडी डिफाइन किया है, इफ़ यू वांट क्रिएट योर लेआउट फास्ट यू कैन यूज़ अ CSS फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप और टेलविंड और मटेरियल, इस तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है, मैंने इसका ऑलरेडी लिंक यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, और टेलविंड का भी लगाया हुआ है। तो टेलविंड में जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इस तरह कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोड में आप जैसे चेंज करेंगे, P7 मतलब पैडिंग 7, राउंडेड मीडियम, टेक्स्ट 2XL, टेक्स्ट बड़ा हो गया, इस तरह से बस लिखते हैं, ये CSS डिज़ाइन आपका क्रिएट होते जाएगा। बट क्या लिखना है ये आपको पता भी होना चाहिए, पता ही नहीं होगा तो थोड़ी ना बन जाएगा, है ना। तो जो पर्सन अभी यहाँ लिख के दिखा रहा है यानी कि उसको सारी प्रॉपर्टीज़ पता है। इन द सेम वे इसमें भी ऐसा ही काम होता है। यहाँ देखोगे आप तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे आपको अकॉर्डियन बनाना है तो अकॉर्डियन के लिए कोई कोडिंग नहीं करना है, इन सब चीज़ों के लिए ये सब बना बनाया है पहले से। आप बस कोड यहाँ से कॉपी, बाहर ले जाकर पेस्ट,
और आपके कोड में फंक्शनल हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। CSS plot layout, it is a common to do entire website using the CSS plot property. Plot is easy to learn, you just need to remember how the plot and clear properties work. Disadvantages क्या है? Plotting elements are tied to the document flow which may harm the flexibility. तो अगर हैंडलिंग नहीं आती तभी आपको दिक्कत दे सकता है। बट 2008 से लेके 2014 तक अगर देखा जाए तो मार्केट में वेबसाइट जो डिज़ाइन हुई वो फ्लॉट के थ्रू ही हुई। ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है इसकी हेल्प से। सो इट इज़ दिस इज़ एग्जांपल ऑफ फ्लॉट। तो हमने यहाँ पर देखो एक सिटीज़ के नाम से बनाया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, सिटीज़ क्या है, एक हेडर हो गया। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो सिटीज़ क्या है, एक हेडर एलिमेंट है। फिर हमने एक सेक्शन बनाया है, ये वाला, ये क्या एक सेक्शन है। तो आप यहाँ देखेंगे इसके लिए सेक्शन एलिमेंट का यूज़ हुआ है। सेक्शन के अंदर हमने एक कॉलम बनाया नैव और दूसरा हमने क्या बनाया आर्टिकल। तो नैव ये वाला पार्ट है हमारा जो हम लेफ्ट में देख रहे हैं और ये आर्टिकल वाला पार्ट है हमारा। और सब सेक्शन के बाद हमने क्या बनाया लास्ट में फुटर, एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ पर जाके देखो डिफाइन किया नैव की विड्थ, टोटल स्क्रीन की विड्थ का कितना होगा 30%, और जो आर्टिकल है वो स्क्रीन की टोटल विड्थ का कितना होगा 70%। तो ऐसे ये दोनों एरिया जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं आपके इसके अंदर। यही सेम काम आप फ्लैक्स में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्लैक्स का आउटपुट देखेंगे, ये देखिए। अब फ्लैक्स में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप नीचे आइए। अगेन हमने यहाँ पर सेक्शन नैव और आर्टिकल का यूज़ किया है। ऊपर आप आएंगे सेक्शन में हमने क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लॉट नहीं लिखना पड़ेगा। इस जो पहले वाला हमने एग्जांपल देखा था उसमें आप यहाँ देखोगे किधर गया आपका नैब, तो नैब में देखो फ्लॉट लेफ्ट और आर्टिकल में भी फ्लॉट लेफ्ट लगा हुआ है। बट फ्लैक्स के केस में पेरेंट को हमें देना होता है। तो हमने यहाँ पर सेक्शन को बोला फ्लैक्स डिस्प्ले हो जाएगा इसका, नैब को हमने बोला फ्लैक्स 1 और आर्टिकल को हमने क्या बोला फ्लैक्स 3। यानी कि स्क्रीन की जो विड्थ है उसका थर्ड हिस्सा जो होगा वो इसके पास होगा। यानी कि विड्थ जो होगी इस वाले पार्ट की ट्रिपल टाइम रहेगी हमेशा, चाहे साइज़ कोई भी हो। तो देखो इस साइज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये टोटल विड्थ आएगी निकल के। तो राइट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। ठीक है। तो टोटल विड्थ कितना आ रहा है 497.25 प्लस 2020 का उसमें पैडिंग भी है लेफ्ट राइट से लिखा रहा है ना ऊपर। इसी तरह से इस पार्ट को आप देखोगे तो कितना लिखा रहा है 1391.75, बाकी 10 पिक्सल्स का लेफ्ट राइट से पैडिंग है आपका। तो अगर आप इसको 1391.75 प्लस 20 अगर आप कर दोगे और उसको डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो टोटल विड्थ आपकी इस एरिया की निकल के आ जाएगी। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं। 1391.75 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, देखो 470 समथिंग आ गया। चलो अब इस वाले पार्ट को चेक करेंगे कितना है। यहाँ पर 497.25 प्लस इसके अंदर देखो पैडिंग भी डला हुआ है। ठीक है, लेफ्ट राइट से। तो मैं इसका जस्ट एक छोटा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए जहाँ पर हमने इसको फ्लैक्स 3 किया हुआ है, अगर मैं फ्लैक्स को 1 कर देता हूँ तो देखो दोनों कॉलम क्या हो गए, बराबर डिवाइड हो गए। और अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो ये ट्रिपल विड्थ लेगा 3 टाइम्स। अगर आप और बड़ा करना चाहते हो तो ये और बड़ा हो सकता है, बस आपको नंबर बढ़ाने पड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसी सेम डिज़ाइन को हम लोग ग्रिड के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। ग्रिड के थ्रू भी सेम आउटपुट आप निकाल सकते हो। तो ग्रिड का मैं यहाँ देख लेता हूँ, हमने कोई एग्जांपल डेफिनेटली रखा होगा।
उसका भी है नहीं मेरे पास, चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। So the CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web page without having to use floats and positioning. तो ग्रिड के केस में आपने क्या करना रहता है, आपको डिफाइन करना रहेगा ग्रिड कंटेनर। तो अभी मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्रिड। तो मान लो हमें 3 कॉलम अगर बनाने हैं या 2 कॉलम अगर आपने बनाने हैं, तो आपने क्या करना है, एक कंटेनर बना लेना है और उसके अंदर आप अपने डिव रखोगे। जैसे अभी हमने एक सेक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने नैव और आर्टिकल डिफाइन किया था। तो अगर आपको नैव को विड्थ देनी है कितना, 30%, और आर्टिकल को विड्थ देनी है 70%, तो आप ऊपर जाके लिख दोगे 30% और 70%, टोटल कितना हो गया, 100%। अभी हमने यहाँ पर तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 100 को जब आप इक्वली डिवाइड करोगे परसेंट को, हमने लिखा 100 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ रहा है, 33.33। तो 3 इक्वल पार्ट के लिए हमने क्या लिखा है पर 33.33। तो डिस्प्ले में जहाँ हम लोग फ्लैक्स लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, ग्रिड। तो आपका जो ऑटोमेटिकली है वो स्टैक हो जाएगा डिज़ाइन इस तरह से। तो मैं यहाँ से इसका एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ। हमने फ्लैक्स को किया, सॉरी मेरा ये दूसरा एग्जांपल है, हम इसी को करके दिखाते हैं आपको। क्या करेंगे, कॉपी, ओपन करेंगे नोटपैड, कंट्रोल ओ, और उसको हम लोग नेम देंगे ग्रिड एक्सटेंशन डॉट HTML। ओके, तो ये देखिए सेक्शन है हमारे पास, नैव और आर्टिकल, ठीक है। तो सेक्शन को फाइंड करेंगे, डिस्प्ले क्या लिखा है यहाँ पर, इसको कमेंट करिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्रिड, और यहाँ जाके आप लिखेंगे 33% एंड 70%। चलो पहले इक्वल डिवाइड करके देख लेते हैं, 50 50। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल और नैव, ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है। अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ लगी जो हमें हटानी पड़ेंगी, तो जैसे कि ये सब आपको हटा देना है इसके अंदर से, नैव के अंदर, और एक आपका आर्टिकल होगा उसमें से ये सब चीज़ें आपने हटा देनी है। इसके बाद हमें और क्या चेंज करना है इसमें, सेक्शन, नैव एंड आर्टिकल। टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। सेक्शन, ऑटो के साथ भी जा सकते हैं। चेक करो क्या प्रॉपर्टी हमारी यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं।
तो डिस्प्ले वेबकिट फ्लैग्स लगा है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है इसमें, इसको हटा दीजिए। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है, इसको फिक्स करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी ऐड की थी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, एरिया मत लगाओ। क्या लिख देंगे, 50% एंड 50%। देखोगे बराबर बराबर। अब मान लो कि मुझे इसको 70-30 करना है, तो आप यहाँ जस्ट 30 और 70 कर दीजिए, और आपका ग्रिड के अंदर देखो सेम काम हो गया। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए, तो ये था अपना लेआउट। लेआउट के बाद आता है रिस्पॉन्सिव। So responsive web design is about creating web pages that look good on all devices. Or responsive web design will automatically adjust for different screen size and viewport. So ये जैसे हमने सिखाया था क्लास के अंदर, अब ये हमारे पास एक डिज़ाइन है। आप यहाँ से अगर मोबाइल मोड में चेक करेंगे तो ये मोबाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अगर टैबलेट चेक करेंगे, अगर मैंने टैबलेट के लिए डिफ़ाइन किया, मुझे याद नहीं है, तो ये टैबलेट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नहीं, मैंने टैबलेट के लिए कोड नहीं किया था, मैंने सिर्फ डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए इसको किया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिवाइस के अकॉर्डिंग खुद से वर्क कर जाएगा आपका। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, मीडिया क्वेरी। So what is responsive web design? The responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices, desktop, tablet and phones. तो इसके लिए आप यहाँ से एक एग्जांपल रन करिए और ये देखिए, जैसे अब ये एक डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है। आप इसको ग्रेजुअली रिसाइज करेंगे तो देखो ये स्केल डाउन होगा, है ना, और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्रेक डाउन होगा। देखो चेंज हो गया, अब ये टैबलेट के अकॉर्डिंग हो गया, और ज़्यादा छोटा करेंगे तो ये मोबाइल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, बट ये नहीं होगा कि आपका लुक एंड फील ख़राब हो जाए डिज़ाइन का। सो सेटिंग द व्यू पोर्ट to create a responsive website, add the following meta tag to all your web pages. Meta name viewport कंटेंट की जो विड्थ होगी वो डिवाइस के अकॉर्डिंग होगी, और इनिशियल स्केल जो रहेगा वो 100%, यानी कि जो एक्चुअल साइज पर है टेक्स्ट का या इमेज का वो सेम रहना चाहिए। So this will set the viewport of your page, which will give the browser instruction on how to control the page dimension and scaling. So here is an example of a web page without the viewport meta tag, and same web page with the viewport meta tag. तो ये देखिए, ये हमारा पेज है। अगर मैं इसको मोबाइल वगैरह पर ले जाता हूँ, ठीक है, और खासकर सिमुलेटर के थ्रू, तो आप देखेंगे जूम आउट हो जाएगा एक टाइम के बाद, है ना। बट वही चीज़ अगर हम यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आप देखेंगे आपका मैटर जूम आउट नहीं होगा। पहले वाले केस में था डेस्कटॉप के लिए तो ठीक है, लेकिन मोबाइल डिवाइस पर रीडेबल नहीं है, जूम आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ उस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया हुआ है, मेटा व्यू पोर्ट। सो
टिप क्या है, इफ़ यू आर ब्राउजिंग दिस पेज ऑन अ फोन और अ टैबलेट, यू कैन क्लिक ऑन द टू लिंक्स अबव टू सी द डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आ गया हमें? ये हमारा जूम आउट हो रहा है इस तरह से और ये नहीं हो रहा है। Responsive images are images that scales nicely to fit any browser size. So using the width property, if the CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale up and down. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, width equal to 100%। तो यहाँ देखेंगे अब ये 100% लिखने से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इमेज एक्चुअली इतनी बड़ी नहीं है, इतनी ही है, बट आपने फोर्सफुली इसको क्या बोला 100%। तो क्या हुआ, इमेज जितना भी एरिया मिलेगा उसमें एक्सपेंड होगी। इसी चीज़ को नाइसली हैंडल करने के लिए हमें क्या लगाना है, मैक्स विड्थ, ना कि विड्थ। मैक्स विड्थ का काम क्या होगा कि जो इमेज का ओरिजिनल साइज है उतना रखेगा, और अगर ओरिजिनल साइज से आप नीचे आओगे तो स्केल डाउन ऑटोमेटिकली करेगा। तो देखो एग्जांपल, बड़ा नहीं हो रहा ना सॉरी इमेज, लेकिन स्केल डाउन हो जाएगा। देखो छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं होगा। ये होता है मैक्स विड्थ। नेक्स्ट, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ। तो जैसे मैं आपको पिक्चर एलिमेंट पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे हमने सोर्स डिफाइन किए 3। तो मैक्स विड्थ अगर 600 है तो ये वाला इमेज दिखाई देगा स्मॉल फ्लावर। मैक्स विड्थ अगर 1500 पिक्सल है तो आपको फ्लावर का इमेज दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आपका काम नहीं करेगा तो फिर ये वाला इमेज दिखाई देगा। तो ये देखिए, स्केल डाउन करेंगे तो ये इमेज आ गया, और नीचे आएंगे तो ये इमेज काम। यानी कि जब हम लोग दोनों रेंज से बाहर हो गए 600 से और 1500 से, तो फिर आपका थर्ड इमेज ट्रिगर होगा उस केस में। रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज, इसके लिए हमें VW व्यू पोर्ट विड्थ का यूज करना होता है। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ व्यू पोर्ट यूनिट विच मीन्स द व्यू पोर्ट विड्थ। आप यहाँ देखेंगे, और अगर हम लोग इसको स्केल अप करें या स्केल डाउन करेंगे तो ये इसके साथ अप स्केल डाउन स्केल हो रहा है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, हमने लिखा 10 VW। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो व्यू पोर्ट इज द ब्राउजर विंडो साइज 1 VW इक्वल टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। इफ द व्यू पोर्ट इज 50 सेंटीमीटर वाइड, which means कि 1 VW equal to 0.5 centimeter. Media queries. In addition to resize text and images, it is also common to use media query in responsive web pages. With media queries, you can define completely different styles for different browser sizes. So, resize the browser window to see that the 3 div elements below will display horizontally on large screen and stack vertically on small screen. तो पहले नॉर्मली देखिए, ये हमारे पास 3 डिव है, तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये मेन कंटेंट है। लेकिन जैसे सब इसको स्केल डाउन करते जाओगे, मिडिल वाला जो आपका पार्ट है और जो लेफ्ट राइट वाले पार्ट है वो स्केल डाउन हो रहे हैं ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसको लगेगा ज़्यादा कंप्रेस हो गया तो वो स्टैक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या किया हमने, कोड पर ज़रा एक नज़र डाली छोटी सी। हमने लेफ़्ट जिसकी विड्थ रखी 20, राइट जिसकी विड्थ है 20% और मिडिल वाला कितना है 60। तो 20 + 20 40 + 60 कितना हो गया 100। हमने बस मोबाइल मोड में आके बोला कि जैसे 800 पिक्सल से नीचे हो जाए तो विड्थ जो है तीनों का वो कितना हो जाए। इसी वजह से वो जैसे आप स्केल डाउन करते हो 800 पिक्सल से नीचे वो चेंज हो जाता है। ये देखो, और हम लोग इसको कहाँ से चेक कर सकते हैं, F12 रिस्पॉन्सिव, यहाँ लिखिए 800। जैसे ही 801 होगा आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये फिर से ऐसे हो जाएगा, लेकिन जैसे 800 होगा तो तीनों स्टैक मिलेंगे आपको। रेस्पॉन्सिव वेब पेज का एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये देखो, जैसे टॉप में हेडर है, लेफ्ट में हमारा एक ये सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर नैप बार है, यहाँ पर हमारा मेन कंटेंट है, यहाँ एक साइड बार है हमारे पास, और ये फुटर है। मोबाइल मोड में जाओगे तो देखो सब वर्टिकल हो गया, टैबलेट मोड में आओगे तो डिफरेंट दिखाई देगा आपको इस तरह से, और बड़ी स्क्रीन पर आओगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो क्या हो रखा है यहाँ पर, कंट्रोल यू प्रेस करिए, हमने सिर्फ मोबाइल के लिए डिफाइन किया है। क्या लिखा हमने, मेन्यू, मेन और राइट सबकी विड्थ कितनी हो जाए 100। अदरवाइज मेन्यू कितना विड्थ ले रहा है 20, राइट वाला पार्ट कितना विड्थ ले रहा है 20, और मेन वाला पार्ट कितना ले रहा है। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था उसी को हमने डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो हार्डली मेरे ख्याल से आप मान के चलिए 2 से 3 क्लास आपको और लगेंगी और फिर ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब HTML आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी आपको, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं।